और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री गहलोत पर बरसे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। कहा कि मुझे कभी निकम्मा तो कभी मेंटल केस कहते हैं। सीएम का इससे पहले इतना हल्कापन नहीं देखा। प्रधानमंत्री तक पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं सीएम। उनके स्वभाव में परिवर्तन दबाव का परिणाम है। इस सरकार में सभी विधायक सीएम बनकर घूम रहे हैं। सीएम के बयान पर कटारिया का पलटवार। गुलाब चंद कटारिया ने कहा, प्रधानमंत्री तक पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके स्वभाव में परिवर्तन दबाव है उन पर कोई, और उसी का ये परिणाम है। और इस सरकार में तो सभी विधायक मुख्यमंत्री सीएम बनकर घूम रहे हैं। सभी खुद को सीएम समझते हैं। और उसने कहा था कि अगला चुनाव ये निर्णय करने के लिए शांति धारीवाल को भी केंद्र की टीम के साथ बिठा देना चाहिए, ताकि वह निर्णय कर सके। जिनको केंद्र का कोई मिलने का ही समय नहीं देता है, वो केंद्र की बात को काहे से करे। और दूसरा ये कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, राजस्थान में एक भी तो नेता ऐसा नहीं है जिसने यार उनके इस कहे को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट किया। इसका मतलब लगता है कि ये दोनों की तिकड़ी के अलावा पूरी की पूरी इनकी पार्टी बिखर गई। और खबर कोटा से है, जहां कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रणवीर बिहार का निवासी बताया जा रहा है। लैंडमार्क सिटी में अपने ही कमरे में इसने मौत को गले लगा लिया। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फांसी के से फंदा लगा लिया था तो टॉवल से पंखे के, और सुबह सूचना मिली तो हम गए तो वहाँ जाके सीए साहब उन सब देखा तब लटका हुआ मिला था। जिसके ये घर वालों को इसके इन्फॉर्मेशन की, अभी घर वाले आएंगे तो फिर आगे कार्रवाई होगी। कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम है? ये बिहार का रहने वाला है। इसका नाम है रणवीर सिंह। ये एलन में कर रहा था नीट की तैयारी मेडिकल की, और ये अभी 1 महीने से ही रहा है यहाँ पे। पीजी में रह रहे थे, कोई पीजी लेके रहते कृष्णा बाजार में, वहाँ पर रह रहे थे। और बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से, जहां बालोतरा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज हुआ है। एक व्यक्ति ने 8 साल की बच्ची का अश्लील वीडियो बना लिया। अब एसओजी एटीएस साइबर क्राइम पुलिस के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया। बालोतरा निवासी गोविंद के खिलाफ आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। बाड़मेर का चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ये पहला मामला। बड़ी खबर, बाड़मेर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज। एसओजी एटीएस साइबर क्राइम पुलिस के आदेश के बाद मामला दर्ज। 8 साल की बच्ची का बनाया अश्लील वीडियो एक व्यक्ति ने। अब यह मामला दर्ज कर लिया गया है आईटी एक्ट में। बालोतरा निवासी गोविंद के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। बाड़मेर में यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पहला मामला सामने आया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो बाड़मेर से बड़ी खबर है, बालोतरा में 8 साल की बच्ची का एक व्यक्ति ने अश्लील वीडियो बना लिया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज किया गया इस व्यक्ति के खिलाफ। एसओजी एटीएस साइबर क्राइम पुलिस के आदेश के बाद ये मामला दर्ज किया गया। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, पूरा मामला क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बाड़मेर में संभवतः पहला मामला है जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें बालोतरा थाने में मामला दर्ज हुआ। इसको लेके मामला दर्ज होने के बारे में इसमें जांच शुरू होगी, और एसओजी एटीएस एडिशनल डीजी के पत्र के आधार पर ये मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसे में अभी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी नहीं, आप बता रहे हैं कि एसओजी एटीएस साइबर क्राइम पुलिस ने आदेश दिया, उसके बाद मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज करवाने के लिए बच्ची के परिजन पहले भी गए थे? नहीं, ये पहली बार एक्चुअली क्या, इन्होंने एक पत्र भेजा था गुप्त सूचना के आधार पर। उसके आधार पे एडीजी ने इस पूरे मामले को मामला दर्ज करने के आदेश दिए, क्योंकि जो है वो शिकायत दी थी, उस शिकायत के आधार पे ये मामला दर्ज हुआ है। जी, ये व्यक्ति कौन है? इसका आपराधिक इतिहास क्या कहता है? आपराधिक रिकॉर्ड इसका कोई? देखिए, इसमें अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि जो अपराधी है, जो आरोपी है, इसकी पहले किस तरीके के, क्योंकि अभी रिकॉर्ड खंगाल जा रहे हैं। उसके बाद में सामने आएगा कि आरोपी किस नेचर का है और किस तरीके का अपराध में पहले से लिप्त रहा है या पहला ये मामला है। अच्छा, ये मामला कब का है? कुछ आप बता सके इस मामले के बारे में, और बच्ची के परिजनों को कब पता चला इस मामले का?
देखिए अभी तक ये चीजें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अभी इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में ये अभी बताना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कब का मामला क्या है। अभी मामला आया और पुलिस की संज्ञान में आने के बाद में मामला दर्ज हो गया है और इसके जांच में जुटी हुई है। पुलिस भी हर पहलू के ऊपर इस मामले की जांच कर रही है, ताकि पूरा मामला निकल कर सामने आएगा। बच्ची के साथ में कब का मामला है, कब क्या हुआ है और किस तरीके की अपराध घटित हुआ है। जी ये एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में बताइएगा, इस व्यक्ति के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? ये इस परिवार का जान पहचान वाला था, कोई पारिवारिक मित्र था, कौन था ये व्यक्ति? क्या कुछ इस बारे में पता चल पाया प्रेमदास? अभी तक क्योंकि ये मामला अभी आया है सामने और दर्ज होने के तुरंत बाद में चीजें। ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। और अब बात हक के लिए हल्ला बोल की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बीमा भवन की पुरानी बिल्डिंग को गिराने के विरोध से जुड़ी हुई है। दूसरी तस्वीर कोविड सहायकों के संग्राम से जुड़ी हुई है, जो जयपुर के बाद प्रदेश के दूसरे हिस्से में आंदोलन की आंच अब पहुंचने लगी है। जयपुर में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की पुरानी बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी महासंघ और राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ समेत 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने महारैली का आयोजन किया। ये रैली बीमा भवन से होकर सेशन कोर्ट के सामने होते हुए संभायुक्त कार्यालय तक पहुंची। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने नई बिल्डिंग के लिए 94 करोड़ रुपए का ऐलान बजट भाषण में किया है, लेकिन बीमा भवन का मालिकाना हक सरकार के पास नहीं है। 1962 में बीमा भवन के निर्माण के वक्त यहाँ की जमीन बीमा विभाग के कर्मचारियों के अंशदान से खरीदी गई थी। बीमा भवन के कर्मचारियों ने राज्य सरकार की इस नीति का विरोध किया है। उनका कहना है कि बीमा भवन के नवीनीकरण के नाम पर सरकार बेशकीमती जमीन को निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने की बजट में घोषणा की है। उसके विरोध में बीमा कर्मचारी विरोध जता रहे हैं। यहाँ पर बीमा कर्मचारियों के साथ साथ दूसरे कर्मचारियों के संगठन भी हैं जो अब इन कर्मचारियों के समर्थन में हैं। यहाँ से एक रैली निकाली जा रही है। ये रैली संभाग आयुक्त कार्यालय तक जाएगी। जो तमाम कर्मचारी हैं वो विरोध में हैं और इस पूरे मामले पर जो है एक रैली निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कर्मचारी महासंघ के गजेंद्र सिंह हैं। किस तरह का ये मामला है, क्यों विरोध किया जाता है? ये बीमा विभाग जो बढ़िया बना हुआ है और उसको सरकार तोड़ने पे आमदा। एक तरफ तो सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। हम कह रहे हैं जो 94 करोड़ रुपए बीमा भवन नया बनाने की कह रहे हैं, ये भवन इतना बढ़िया मजबूत बना हुआ है, राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा पैसों से बना हुआ है और उस पैसे से जो हमारे पैसे हैं, राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों के पैसे हैं और उन पैसों से जो बना हुआ भवन है ये सरकार का बना हुआ नहीं है। अब ये चाहते हैं कि इस भवन को बेच देके और तोड़ के और इसमें से आधा जगह किसी संस्था को दे दें और थोड़ी जगह जिसमें बीमा भवन बना दिया जाए। ये हमारा सबसे बड़ा विरोध है कि हमारा भवन जैसा है वैसा बहुत बढ़िया है, नॉर्म्स के हिसाब से कोई कमी नहीं है, परंतु सरकार जो है बजट में जो घोषणा की, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान ले और इसको पुनः इस पे विचार करें और ये भवन ऐसा का ऐसा रहने दें। बिल्कुल, हम बीमा कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि ये बिल्डिंग कब से कैसे बनी, क्या इसमें किस तरीके से अंशदान है और क्यों विवाद है? ये सर 1962 में खरीदी गई थी और बीमा निधि जो कर्मचारियों का अंशदान कटता है उस अंशदान से खरीदी गई थी, जिसका 5 साल के लिए उनको बोनस देता वो भी नहीं फ्रीज किया हुआ था। और अभी भी जो बना रहे हैं इसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही, बीमा निधि से बना, जिससे राजस्थान के 8.5 लाख कर्मचारियों का बोनस का नुकसान होने जा रहा है साथ ही। और साथ में ये एज इट इज बनी हुई है, ना तो इसको किसी ने नकारा घोषित किया, ना किसी ने इसको कहा कि इसको तोड़ने की जरूरत है। फिर भी गवर्नमेंट ना जाने क्यों तोड़ना चाहते हैं, उनकी नीयत साफ नहीं है, ना बताना चाहती है क्यों तोड़ना चाहती है। इसमें अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, अगर ये बिल्डिंग को तोड़ने का सरकार ने निर्णय लिया तो आगे आपके आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? रूपरेखा तेजा मामला अनशन करेंगे और अगर इसको तोड़ने को आएगा, कोई भी कानून अपनाया जाए, हम उसके आगे लेट जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन तोड़ने नहीं दिया जाएगा। इस बिल्डिंग को एज इट इज रखा जाएगा। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
कोविड सहायकों के हल्ला बोल की बात अब कर लेते हैं। 32वें दिन भी इनका यह आंदोलन जारी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर इन सहायकों के प्रदर्शन की 3 तस्वीरें आप देखते हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की और तीसरी तस्वीर टोंक की है, जहां कोविड स्वास्थ्य सहायक अपने हक के लिए मैदान में डटे हुए हैं। डूंगरपुर जिले में हटाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वापस बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने संविदा नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यकाल बढ़ाने के साथ सम्मानजनक वेतन देने की मांग की है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने 31 मार्च 2022 को सेवा से निकाल दिया गया है, जिसको लेकर हमारे पूरे राजस्थान 33 जिलों से हमारे राजस्थान के सभी बच्चे अभी सभी CH एकत्रित होकर जयपुर के शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी सरकार द्वारा हमारे मांगों को उचित नहीं समझा गया है। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए और हमारा वेतन भी सम्मानजनक दिया जाए। राजधानी जयपुर में पिछले 32 दिनों से कोविड सहायकों का धरना चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकलने के बाद अब सभी जिला मुख्यालयों पर धरने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसी सिलसिले में टोंक में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने प्रदर्शन किया। डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। टोंक में कोविड सहायकों के धरने को बीजेपी ने भी समर्थन दिया है। पूर्व विधायक अजीत मेहता और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना कोविड सहायकों के धरने में शामिल हुए। पिछले 32 दिनों से CHA का प्रदर्शन राजधानी जयपुर में चल रहा है और आज जिला मुख्यालय पर CHA का प्रदर्शन है और यहाँ ये आए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने और यहाँ पर ये CHA को बुलाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं। लगातार CHA 32 दिनों से जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जिला मुख्यालय पर ये डाक बंगले में इकट्ठा होकर यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ बीजेपी का समर्थन है। बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता है, वो उनके समर्थन में आए हैं। CHA का प्रदर्शन है, लगातार इनकी मांग है, 32 दिनों से चल रही है। आज ये जिला मुख्यालय पर आए हैं और आप इनको समर्थन दे रहे हैं। किस तरह की मांगे इनकी है और किस तरह से आप सरकार से मांग करना चाहते हैं? राजस्थान की तुगलकी सरकार ने तुगलकी आदेश के तहत CHA कर्मचारियों को 31 मार्च पे तुगलकी आदेश के तहत इन सबको पूरे राजस्थान के अंदर हटाया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन जो पूरा देश परिवार के लोग कोरोना के जो पीड़ित थे, बीमार थे, उनसे दूर चल रहे थे, उस वक्त ये CHA के कर्मचारी, CHA के लोग पूरे प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे थे। किस तरह की मांग आप सरकार से कर रहे हैं? इनको जो इनकी मांगे हैं उनमें से कौन कौन सी मांगे जो आप सरकार के इनके समर्थन वाके सरकार से मांग करना चाहते हैं? गहलोत सरकार को जब बात करती है कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, केंद्र सरकार से बेरोजगार की बात करती है। जब CHA के कर्मचारियों को हटाया गया, इनको नियमित करने की बात करना चाहिए थी। क्या आवश्यकता थी कि एक तुगलकी आदेश के तहत सबको हटा दिया गया है? बिल्कुल, बीजेपी का कहना है कि तुगलकी आदेश के बाद इन सभी CHA को हटा दिया गया है और सरकार से मांग करके इनको नियमित किया जाए। कुछ CHA हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की मांगे हैं और आज जिला मुख्यालय पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे 28,000 साथी जयपुर में आज 32 दिन से धरने पे बैठे हैं और हम अभी राजस्थान के प्रत्येक जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, हमें सुविधा कैडर 2022 में शामिल किया जाए। प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ टोंक जिला मुख्यालय पर CHA धरने पर बैठ गए हैं। CMHO को बुलाने की मांग को लेकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जितनी भी मांगे वो मान ली जाए। भरतपुर जिले के नदबई उपखंड में पानी की समस्या को लेकर आज लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पानी के खाली बर्तनों को लेकर महिलाएं जलदाय कार्यालय पहुंची, लेकिन उन्हें वहां ना तो AEN मिले और ना ही JEN। इसके बाद इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है और अगर यही हाल रहा तो फिर पानी के लिए उन्हें
उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब बात दौसा की, जहां की महिलाएं पानी के लिए दर दर भटकती हैं और हर महीने इतनी दूरी तय कर लेती हैं जिससे वो पैदल ही दिल्ली पहुंच जाएं। आसमान से आग बरस रही है, फिर भी कोई ठहरने को तैयार नहीं। धरती तवे से जल रही है, फिर भी संघर्ष जारी है। संघर्ष घड़े भर पानी के लिए। ये दौसा में बांदी कुई और बसवा के ग्रामीण इलाकों के खुरी और जोगियों की ढाणी की तस्वीरें हैं, जहां सुबह से शाम तक महिलाएं और बच्चे बच्चियां पानी के लिए भटकती हुई नजर आती हैं। पानी के लिए भटकने वाली इन महिलाओं का कहना है कि वो औसतन पानी के लिए रोजाना 8 किलोमीटर का सफर तय करती हैं और महीने का हिसाब लगाएं तो वो इतनी दूरी तय कर लेती हैं जिससे दिल्ली तक पैदल ही पहुंच सके। पानी के लिए तो बहुत समस्या है, जो 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है पानी के लिए। और दूसरी बात, जो भी कौन मिल रही है 220 रुपया कोई एक कैंपर आवे तो वो पानी कतरों से आवे, आप बताओ। 2 किलोमीटर से रोज आते हो? रोज आते, दोनों टाइम। तो इतना दूर क्यों ले? क्या गाड़ी में पानी नहीं? पानी नहीं, पानी कुछ नहीं, नर्ची भी रोज पानी भरने आते हैं। तो कितना दूर पड़ता है आपका? 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। 2 किलोमीटर। तो आज धूप में आते हो? सुबह शाम कितनी बार आते हो दिन में? आते हैं, एग्जाम थी, कभी कभी धूप में भी आते हैं, कभी कभी 4-5 ऐसे बजे आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दौसा के ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। दौसा शहर का भी कमोबेश यही हाल है। वहाँ भी सप्ताह में एक ही दिन पानी की सप्लाई हो रही है। इस मुद्दे पर जब हमने चिकित्सा मंत्री से बात की तो उनका कहना था कि बस 2 साल की बात है, जैसे ही ईसरदा बांध का काम पूरा हो जाएगा पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा देर नहीं, अब 2 साल के अंदर अंदर दौसा के जिले को पूरा ईसरदा का पानी मिलेगा। उसके लिए हमने 9,600 करोड़ रुपए, चंबल का पानी बीसलपुर आएगा, बीसलपुर का ईसरदा और ईसरदा का पानी दौसा जिले में आएगा। इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पानी पर तारीख आज तक दौसा के ये लोग यही सुनते आ रहे हैं। साथ ही उन्हें भी पीने के लिए भरपूर पानी मिलेगा, इसी उम्मीद में वे चलते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलवर से है। अलवर में आग का तांडव नजर आया। चलते ट्रक में यहां अचानक आग लग गई। आग में ट्रक का केबिन जलकर पूरी तरह राख हो गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, ट्रांसपोर्ट नगर में यह हादसा हुआ है। चलते ट्रक में अचानक आग लगी और ट्रक का केबिन इस आग में जलकर पूरी तरह खाक। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर। आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन चलते ट्रक में जैसे ही ये आग लगी ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और गनीमत ये रही कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। आग में ट्रक का केबिन जलकर पूरी तरह राख हो गया। अलवर की घटना है। दमकल को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन ट्रक का आगे का हिस्सा यानी केबिन जलकर पूरी तरह राख हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही चाबी लगाई और जरा सी चाबी लगते ही गाड़ी के अंदर आग लग गई और सभी ने ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर, सभी ने हाथ के हाथ मिट्टी डाल के आग बुझाने की कोशिश करी काफ़ी, पर आग नहीं बुझ पाई। पीछे पानी के टैंकर हैं, यहाँ पानी ट्रैक्टरों में पानी भर के जो शहरों में जाता है वो आ गया और बाद में फायर ब्रिगेड भी आ गई। पर गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि इंजन जो हीट खा जाता है।
क्या किसको दोष दिया? की फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राजेंद्र, क्या कुछ साफ हो पाया किस तरह ये आग लगी, कारण क्या रहे, और इस आग पर हालांकि अब काबू पा लिया गया है, कितना नुकसान इस आग से, क्या जब ये आग लगी ड्राइवर इस ट्रक में मौजूद था? जी ये अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर जो एरिया है वहाँ की बात है। जो ट्रक चालक है उसके द्वारा ट्रक को स्टार्ट करने के दौरान ही जो ट्रक को जैसे स्टार्ट हुआ उसी दौरान ट्रक में वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ और इसकी वजह से जो ट्रक में अचानक आग पकड़ ली और इसके बाद ट्रक चालक ने कूदकर जान बचाई और मौके पर वहां मौजूद लोगों ने दमकल को सूचना की थी। लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी आई तब तक उसकी जो ट्रक की केबिन है वो केबिन जलकर पूरी तरह से खाक हो गई और जो अगला हिस्सा है ट्रक का जिसका 30 का हिस्सा और ट्रक का जो इंजन है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। गनीमत ये रही कि ट्रक का जो की वजह से जो उसमें जो पीछे का हिस्सा था उसमें आग नहीं पकड़ी, अन्यथा पूरा ट्रक जलकर खाक हो जाता। इस घटना से बताया जा रहा है कि करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान ट्रक में हुआ है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रक स्टार्ट करते वक्त ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर है, जयपुर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्य सचिव उषा शर्मा और परिवहन विभाग के एसीएस अभय कुमार समेत आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। बैठक में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, मुख्य सचिव उषा शर्मा और परिवहन विभाग के एसीएस अभय कुमार समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। कई उपलक्ष्यों पर सीएम को मिले स्मृति चिन्हों एवं उपहारों का कल ऑक्शन होगा, जिससे मिली राशि सीएम सहायता कोष में जमा होगी। इसे लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि कल 3 मई को विभिन्न अवसरों पर मिले स्मृति चिन्हों और उपहारों के ऑक्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे प्राप्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होने वाली राशि पर 80G के तहत आयकर में 100% छूट मिलती है। आप भी इस नेक कार्य में सहयोग कर सकते हैं। सीएम को मिले स्मृति चिन्हों और उपहारों का होगा कल ऑक्शन। और अब बात बेखौफ चोरों की, जो प्रदेश में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर चोरों की धमाचौकड़ी की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां राय बहादुर बाजार में खड़ी एक बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां हॉस्पिटल की पार्किंग से बाइक चोरी हो गई। तीसरी तस्वीर बीकानेर की है, जहां मकान में करीब 50 लाख की चोरी हुई है। पूरे प्रदेश के साथ साथ भरतपुर में भी तपती धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दोपहर होते ही यहाँ की सड़कें भी वीरान नजर आने लगती हैं। ऐसे मौसम में आम लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन ऐसे मौसम में भी यातायात पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है। खास बात यह है कि इनके लिए इस धूप में छाया की भी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी ये मुस्तैदी से डटे रहते हैं ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बात की हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने।
आसमान इस वक्त आग उगल रहा है और ज़मीन से भी जो है आग निकल रही है और इस तपती धूप में जो है लगातार पुलिसकर्मी अपनी जो है मेहनत कर रहे हैं और लगातार हर चौराहे पर खड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है, सड़क पर कोई भी नहीं निकल रहा है और तापमान 40 के पार है। ग्रामीण क्षेत्रों के हालात बद से बदतर हैं, बिजली नहीं आ रही है, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लेकिन इस कड़ी धूप में और अधिक तापमान में भी पुलिसकर्मी जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और लगातार यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त मौसम ऐसा है कि गर्मी इतनी है कि लोग जो है गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं और लगातार तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है। लेकिन फिर भी ये अपनी ड्यूटी जो है उसे बखूबी निभा रहे हैं और लगातार हर तिराहे चौराहे पर जो है ये नज़र आ रहे हैं ताकि यातायात जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी रहे। लगातार आप इतने टेम्परेचर में और चौराहे पर खड़े होकर यातायात व्यवस्था को लगे, किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो है, पर गर्मी में नौकरी भी करनी पड़ेगी। ये है सर, जो नौकरी है, अधिकारियों का आवागमन रहता है और ट्रैफिक व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। सारी समय काफ़ी हो चुका है, तापमान भी 40 डिग्री के पार है, तो किस तरह से कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? ड्यूटी तो अपनी वैसे 12 घंटे की है और 2 घंटे के लिए टाइम मिल जाता है खाना खाने के लिए, जाते आते 1 बजे से 3 बजे तक। बाकी नौकरी तो यही है सर के। तो दोपहर में पेड़ की छांव वगैरह का कोई सहारा ले लेते हैं या कि कभी कभार मिल जाता है सर, जैसे मिलता है वैसे ही खड़े हो जाते हैं, नहीं तो जहाँ जैसी व्यवस्था है वहाँ कर रहे हैं काम अपना। तो देखिए कड़ी धूप में भी ये जो है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और हर चौराहे पर जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी दौरे पर हैं, बर्लिन में हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री वहां गए, जर्मनी पहुंचे, तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी को वहां पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विदेश मंत्री उनके साथ और तमाम अधिकारियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंचे और यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की, जर्मनी में नमो नमो। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।